नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय कॉमर्स लाइब्रेरी। आज हम एक और नए टर्म समझेंगे। एलसी टाइप ऑफ एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन मैंने इससे लास्ट वीडियो में दी थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई जो इसके टाइप्स है लेटर ऑफ क्रेडिट के वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस इस तरीके से करेंगे ताकि हम डिफरेंस भी समझते जाए साथ में, ताकि कभी भी हम टाइप्स ऑफ एलसी समझे या पढ़े तो कभी कंफ्यूज ना हो एक टाइप ऑफ एलसी का दूसरे टाइप ऑफ एलसी से। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे कि नाम से ही इसका डेफिनेशन है, कमर्शियल मतलब जो नॉर्मल कमर्शियल रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमारा एलसी होता है। जो हमने एलसी की डेफिनेशन में पढ़ा है कि बायर आपका सेलर के साथ एग्रीमेंट करता है, उनकी टर्म्स इनवॉइस की डिसाइड होती है कि किस टाइप का गुड्स उसको ख़रीदना है, सेलर एग्री करता है, बायर अपने बैंक के पास जाता है, उसके बिहाफ पे उसको लेटर ऑफ क्रेडिट पत्र दिया जाता है क्रेडिट का, जिसके बेसिस पे ये कंफर्म्ड एलसी बैंक इशू करता है। अब इसमें जो कंडीशन है जिसके बिहाफ पे ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है वो है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कि भी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट तब होगा जब सेलर वो गुड्स लोड कर देगा, तो वो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे उसने डिलीवरी दी है वो अपने बैंकर के थ्रू इशूइंग बैंक के पास प्रेजेंट कर देगा, तब जाके वो पेमेंट कर देता है। तो उस केस में सबसे मेन कंडीशन क्या है कि जब तक वो गुड्स लोड नहीं किए, जब तक कि गुड्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बिल ऑफ लेडिंग है या कस्टम की इनवॉइस है या सेल एग्रीमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट उस इशूइंग बैंक के पास नहीं पहुँचे तब तक कि उसको वो पेमेंट नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि वो कंडीशन पूरी फुलफ़िल होनी चाहिए, वो ट्रांजेक्शन पूरा होना चाहिए। ठीक है, जबकि एक टर्म होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी नॉर्मल रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही इशू होता है, वही बायर और सेलर का पूरा अरेंजमेंट सेम टू सेम होता है, पर उसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, मतलब बायर डिफ़ॉल्ट करेगा पेमेंट का, तभी सेलर रिक्वेस्ट करेगा बैंक को कि भाई देखो हम तुम्हें पत्र लिख रहे हैं आपके एलसी के बिहाफ पे, मतलब इशूइंग बैंक को सेलर लिखता है कि भाई आपके एलसी के बिहाफ पे मैंने गुड्स डिलीवर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मेरा पेमेंट ही नहीं आया अभी तक। तो जैसे वो डिफ़ॉल्ट करता है, कौन, बायर जब डिफ़ॉल्ट करता है तो आपके अगर स्टैंड बाय एलसी इशू कर रखी है तो इशूइंग बैंक बिना कोई प्रश्न किए आपको पेमेंट, सेलर को पेमेंट कर देता है। यही डिफरेंस है कमर्शियल एलसी में और स्टैंड बाय एलसी में। स्टैंड बाय एलसी एक तरह से ना बीजी की तरह काम करता है, यानी बैंक गारंटी की तरह काम करता है। इसमें इशूइंग बैंक ना एक तरह से गारंटी देता है कि जब डिफ़ॉल्ट होएगा, जब नॉन फुलफिलमेंट होएगा बायर के थ्रू, तभी हम उसका पेमेंट करेंगे, उससे पहले उसका पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत रूटीन ट्रांजेक्शन में तब होता है जब बायर और सेलर दोनों ही अपने आप, दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं या फिर बहुत सालों से ट्रस्ट बैठा हुआ है, और बहुत रेयर चांसेस ऐसे हैं कि बायर डिफ़ॉल्ट करे। उस केस में स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की जाती है, और इसमें क्योंकि सेलर के रिक्वेस्ट पे इशू किया जाता है तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता बैंक के पास पे। तो जैसे ही सेलर एक लेटर लिख के दे देगा कि भाई डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो बैंक चेक कर लेता है कि भाई उसने डिफ़ॉल्ट किया है और वो पेमेंट कर देता है। ठीक है, एक नेक्स्ट हमारा एलसी है रिवोकेबल और इररिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी क्या होता है, जिसमें कि जो भी एलसी इशू हुई है उसमें हमने डिस्कस किया है कि जब एलसी इशू होती है तो उसका ट्रांजेक्शन जो सेलर और बायर के बीच में जो डिसाइड हुआ है, बिल्कुल उस टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। भाई बायर ने मांगा है कि मुझे इतनी क्वांटिटी का गुड्स चाहिए, इस क्वालिटी का गुड्स चाहिए, ठीक है, इस प्राइस पे चाहिए। जब ये सब सारी कंडीशन जो उन्होंने मिल बैठ के तय की है वो मतलब फुलफ़िल होगी, तभी वो एलसी का पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, रिवोकेबल एलसी में क्या होता है कि ये एलसी नाम से ही ऐसी क्यों है,
क्योंकि इसमें जो टर्म्स कंडीशन है वो बायर अगर अपनी रिक्वेस्ट पे चेंज कर ले तो इशूइंग बैंक उसकी रिक्वेस्ट पे चेंज कर देगी विदाउट कंफर्मेशन ऑफ सेलर, कि भाई जिसको पेमेंट करना है यानी जो बेनिफिशियरी है उसने कंफर्म नहीं किया है उस ट्रांजेक्शन की चेंज को। जैसे फॉर एग्जांपल बायर ने बोला भाई मैंने शुरुआत के ट्रांजेक्शन में भाई उसको चाहिए थी 10 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, या जैसे कपड़े का हम वो कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लोथ उसने मंगवाया है 10 मिलियन टन, ठीक है। देन उसके बाद भाई बायर को लगा कि भाई नहीं मेरे को तो मार्केट से ही अब अच्छी रेट पे मिल रहा है तो मैं 10 क्यों मंगवाऊँ, तो उसने इशूइंग बैंक को बोला जाके भाई अब तुम 7 क्वांटिटी कर दो। तो 7 क्वांटिटी क्लोथिंग चाहिए, ये टर्म आप एलसी में चेंज कर दो, फिर जब क्लोथ आएगा तो सिर्फ मैं 7 kg के हिसाब से आप पेमेंट करना, ठीक है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करी है, ये रिवोकेबल एलसी है। तो भाई इशूइंग बैंक जो है यानी बायर का बैंक उसने विदाउट सेलर कन्फर्मेशन, क्योंकि रिवोकेबल एलसी है, उसने ये देखे बिना कि भाई सेलर कंफर्म करे या नहीं, उसने वो 7 क्वांटिटी कर दी 7 मिलियन टन और उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन हो गया। तो वो होती है रिवोकेबल एलसी। नॉर्मली बैंक्स ऐसी एलसी इशू नहीं करती है क्योंकि ये गाइडलाइंस के विरुद्ध है, क्योंकि इस केस में क्योंकि सिर्फ बायर और बैंक ही तो इन्वॉल्व नहीं है ना, सेलर और सेलर का बैंक भी इन्वॉल्व है, इस वजह से ऐसे ट्रांजेक्शन होते नहीं है। लेकिन ये एक तरह का टाइप ज़रूर है कि भाई ऐसा हो रखा है पास्ट में। देन इररिवोकेबल एलसी जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर बायर आके बोलता है कि मेरी 10 क्वांटिटी से 7 क्वांटिटी कर दो तो इशूइंग बैंक ऐसे ही चेंज नहीं कर देगा, वो बोलेगा रुको ज़रा सब्र करो। वो क्या करेगा, सेलर के बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई है जिसमें टर्म्स जो है वो चेंज करी गई है, ठीक है। जो सेलर का बैंक फिर सेलर को बोलेगा कि भाई आप बताओ ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, फिर सेलर कंफर्म करेगा अपनी बैंक को कि हाँ ऐसा भाई हम दोनों के बीच चेंज हो गया है, अब 10 क्वांटिटी की जगह हम 7 क्वांटिटी ही मैं एक्सपोर्ट करूँगा, उस हिसाब से आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। देन उसके हिसाब से वो सेलर बैंक इशूइंग बैंक को बताए, तब जाके उस एलसी की टर्म्स चेंज होती है। तो इसमें क्या मेन हो गया कि सेलर का कन्फर्मेशन होता है, कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है इसमें सेलर का, बिना उसके इट कैन नॉट बी इररिवोकेबल एलसी। अब ऐसी ही एलसी इशू होती है क्योंकि इसमें सभी सेफ़ है, बायर भी सेफ़ है, सेलर भी सेफ़ है, दोनों बैंक भी सेफ़ है कि भाई बायर और सेलर ने जो भी अरेंजमेंट किया है सबको पता है, सबने कंफर्म भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है 3rd नंबर कंफर्म्ड एलसी और अनकंफर्म्ड एलसी। कंफर्म्ड एलसी में क्या होता है भाई, सेलर और बायर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, सेलर बोलता है कि भाई मुझे इतना ज़्यादा इससे भी थोड़ी ज़्यादा मेरे को विश्वास ट्रस्ट बैठाना है, तो वो क्या करती है अपनी बैंक के पास जाती है और बोलती है कि भाई आप ये काम करो मेरे बिहाफ पर, आप मुझे कंफर्म कर दो कि ये एलसी सही है, ठीक है। मतलब मैं तो बायर को नहीं जानता, ना मैं बायर की बैंक को जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आप इसको एडिशनल कंफर्मेशन देंगे, मेरे को तो आपसे पेमेंट लेना है। उस केस में जो सेलर की बैंक है वो उसको कंफर्म करती है, इसका वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती है, कमीशन भी लेती है, लेकिन रिस्क भी पूरी लेती है कि मान लीजिए इशूइंग बैंक जो है जिसने ओरिजिनल एलसी इशू करी है, ओरिजिनल एलसी जिसने इशू करी है, उसने अगर पेमेंट नहीं भी किया, ध्यान से सुनिए, उसने अगर ओरिजिनल पेमेंट नहीं भी किया है सेलर के बैंक को, तो भी क्योंकि सेलर की बैंक कंफर्म कर रही है वो सेलर को पेमेंट करेगी। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो दोनों बैंकों के बीच में है, लेकिन सेलर को तो पेमेंट होगा, उसी के लिए उसने एडिशनल उसने चार्ज भी दिया है, कमीशन भी दिया है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से कंफर्म करना चाहता था कि जिस कंट्री से या जिस बायर से मैं ख़रीद रहा हूँ मुझे उसका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनकन्फर्म्ड एलसी। नाउ द 4th टर्म इज़ रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज। नाउ अनकन्फर्म्ड एलसी। अनकन्फर्म्ड एलसी जिसमें सेलर को कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए होता है, जैसा नॉर्मल कमर्शियल एलसी में होता है उस तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाता है। सेलर बोलता है भाई मेरे को विश्वास है, ठीक है भाई इशूइंग बैंक ने एलसी दे दिया है, मेरी बैंक ने
को SFMS के SFMS स्विफ्ट मैसेज होता है, उसके थ्रू उसको पता चल गया है, मेरे को विश्वास है भी बायर पे, तो मुझे कोई एडिशनल कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पे करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना रेड क्लॉज LC और रिवॉल्विंग LC। ठीक है, ये बेसिकली इनमें को वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, ये अलग अलग टर्म है, इसको डिफरेंस टर्म में ना समझे। रेड क्लॉज LC ऐसा LC जिसमें एक क्लॉज होता है जो कि रेड इंक में लिखा होता है। ठीक है, ये बोलते ना प्रैक्टिस की लैंग्वेज में, ये प्रचलित भाषा में इसको इवॉल्व हुआ है ये इंडस्ट्री में। तो ऐसा LC में ऐसा क्लॉज, ऐसा टर्म, या हम बोल देते हैं ऐसे नियम या टर्म्स एंड कंडीशन जो LC में टाइप होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट पत्र में लिखा होता है, और वो भी रेड इंक में लिखा होता है, रेड कलर में लिखा होता है। क्या होता है वो टर्म, क्या होता है, जिसके बेसिस पे जो बायर है वो एडवांस पेमेंट करता है सेलर को, है ना। 10 लाख का मान लो ट्रांजैक्शन है, अगर रेड क्लॉज LC है तो बायर क्या बोलता है कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए एडवांस में दे रहा हूँ। अब इस 2 लाख जो एडवांस रेड क्लॉज LC है, इसके बेसिस पे तू चाहे तो प्री शिपमेंट क्रेडिट ले ले। प्री शिपमेंट क्रेडिट क्या है भाई, ये एक नया टर्म आया कि भाई शिप करने से, गुड्स शिप करने से पहले का जो पैसा होता है, कौन सा पैसा भाई, माल खरीदने का, कच्चा माल खरीदने का मार्केट से, फिर उसको बनाने का, फिर उसको शिप करने का, सब में वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है ना, अमाउंट आता है। लेकिन रेड क्लॉज LC ऐसा होता है, अगर ये रेड क्लॉज LC रेड इंक में ये लिखा होता है तो सेलर को इस रेड क्लॉज LC एज ए सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई भी बैंक है ना वर्किंग कैपिटल देता है। कैसे, उस 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल उसमें लिखा होता है रेड इंक में 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख तक की उसको वर्किंग कैपिटल मिल जाती है, जिसके बेसिस पे वो अपना गुड्स शिप कर लेता है, काम कर लेता है। तो ये एक तरह से सेलर के लिए ये एक तरह से कोलेट्रल सिक्योरिटी जैसा काम कर गया, मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटी हो गई कि देखो वो अपने बैंक के पास जाएगा तो मेरे पास रेड क्लॉज LC है, इसमें लिखा हुआ है रेड इंक में कि ना बायर मेरे को 2 लाख रुपए एडवांस में देगा। ठीक है, इसके बेसिस में तुम मेरे को दे दो, तो बैंक भी एश्योर हो जाती है कि भाई हाँ रेड क्लॉज LC है। वो वेरीफाई करेगी, पूरा अपना ड्यू डिलिजेंस करेगी, वेरीफाई करने के बाद उसको सब सही लगता है तो वो उसको क्रेडिट दे देगी सेलर। ठीक है, एक होता है टर्म रिवॉल्विंग LC। रिवॉल्विंग LC जस्ट लाइक नॉर्मल अपने CCOD लिमिट जो होता है वैसा ही रिवॉल्विंग LC है, बस फ़र्क इतना ही ये बायर और सेलर के ना कन्वीनियंस पे रखा है। मतलब बायर और सेलर एक दूसरे को सालों से जानते हैं या एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री में है, मतलब बायर भी बहुत सालों से है उस इंडस्ट्री में और सेलर भी बहुत सालों से इंडस्ट्री में, तो वो चाहते हैं ट्रांजेक्शन तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हो। ठीक है भाई, ऋण पत्र के थ्रू हो कि मैं परचेज, एक जना परचेज करे, एक जना सेल करे, है ना, और बैंकों के ऋण पत्र के थ्रू हो, हमको एक विश्वास भी रहे कि भाई कोई ऐसी आगे कुछ पंगा नहीं हो। लेकिन ये एक जो झंझट होती है ना LC में, हर ट्रांजैक्शन होता है, हर बार एक नई LC इशू करो। जैसे आज 2 लाख का माल खरीदा, फिर 5 लाख का खरीदा, एक बार 1 करोड़ का खरीदा, तो हर बार क्या, जितनी बार वो ट्रांजैक्शन होगा उतनी बार LC इशू करो। तो एक रिवॉल्विंग LC की लिमिट तय कर दी जाती है। ठीक है, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, जैसे मान लो 50 करोड़ की लिमिट फिक्स कर दी। अब वो एक 50 करोड़ की LC इशू हो जाएगी, उसमें ही चाहे आप कितने स्टॉक खरीदने के ट्रांजैक्शन कर लो, तो क्या रिवॉल्विंग इन नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हो गया, 1 साल का रिन्यूअल पीरियड होता है इसका, जिसमें ना 1 साल का रिन्यूअल पीरियड में देखते हैं कि भाई LC सही चल रही है कि नहीं, बीच में कभी कोई LC रिवोक तो नहीं हुई। ठीक है, तो इस केस में ये होती है रिवॉल्विंग LC। देन एक होता है ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल LC। ट्रांसफरेबल LC क्या होता है, सेलर क्या करता है, जैसे उसको LC मिली वो थर्ड पार्टी को उसने दे दी। भाई सेलर को भी किसी और को पेमेंट करना हो, है ना, तो वो क्या करे, जैसे अपने यहाँ बिल्स रिसीवेबल वगैरह होते हैं, BR होते हैं, BR मिला, सेलर BR एंडोर्स कर देता है, वैसे ही सेलर LC को भी एंडोर्स कर सकता है। किसको, जिसको उसे पेमेंट करना हो, तो वो ट्रांसफरेबल LC होती है। नॉन ट्रांसफरेबल LC इसमें लिखा होता है, नॉन ट्रांसफरेबल कंडीशन में लिखा होता है, तो वो सेलर है ना थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता, यानी पेमेंट सेलर को ही आएगा।
किसी थर्ड पार्टी को आने से सेलर बोल देगा भाई मेरे को तो पेमेंट आया ही नहीं, और ना ही ये नॉन ट्रांसफरेबल एलसी है, तो आपने किसी और को पेमेंट क्यों किया, मैंने तो बोला ही नहीं था। तो वो होती है नॉन ट्रांसफरेबल एलसी। एक और टर्म है बैक टू बैक एलसी। इस बैक टू बैक एलसी में ना 3 पार्टी होती है, 3 पार्टीज। एक होता है बायर, एक होता है मिडलमैन, और एक होता है सेलर। ठीक है, बायर है ना मिडलमैन को एलसी इशू करता है, और मिडलमैन क्या करती है, सेलर को एलसी इशू करती है। तो 2 बार एलसी हो गई ना इशू, ये होता है बैक टू बैक एलसी। ठीक है, इस बैक टू बैक एलसी में हमेशा 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, और जो इशूइंग बैंक है बायर के बिहाफ पे और मिडलमैन के बिहाफ पे। तो जो मिडलमैन के बिहाफ पे इशूइंग बैंक होती है ना, इसकी सबसे बड़ी हाई रिस्क होती है। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि इसकी एलसी पहले वाली एलसी के बिहाफ पर होता है। जैसे बायर ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया ना, तो मिडलमैन को उससे ज़्यादा पे करना पड़ जाता है। इसलिए बैक टू बैक एलसी है ना, बहुत हाई कॉस्ट होती है, महंगी भी बहुत होती है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मतलब बैक टू बैक एलसी बहुत इशू होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं इशू, लेकिन बैंक भी बैक टू बैक एलसी करने के लिए ना बहुत सारे टर्म, सिक्योरिटी, वर्थ, बहुत कुछ देखती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।